गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करेंगे एस्टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका हम सॉल्यूशन कर रहे थे। यानी कि केवल हम इसमें ये नहीं बताएंगे कि इसका आंसर ये है और ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएं, ऐसा नहीं करेंगे। मैं साथ साथ में आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं टॉपिक से रिलेटेड, वो बताऊँगी। क्योंकि ये जो टॉपिक हैं एस्टेट में जो आए हुए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी जो हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, आपको ध्यान देना है। 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इसमें जो है हमने अभी तक अपने जो है 140 तक के जो क्वेश्चन थे यानी कि सोशल साइंस के, वो हमने कवर कर लिए हैं। और अभी जो है हम 141 से कवर करना स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में आपका 2022 का जो है क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और अगर आपने प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं नहीं देखी हैं, क्योंकि हमने जो मैराथन क्लासेस वगैरह हैं वो भी ली हैं, वो भी आप देख सकते हैं। रात को 9 बजे आती है, तो वो भी देख सकते हैं। डेली तो नहीं है, पर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है वहाँ पर। तो मैराथन क्लासेस नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं। साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो भी आप जो है कर लीजिए, क्योंकि हमने करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट तैयार है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, उनको कवर कीजिए। 2019 का क्वेश्चन पेपर पूरा कवर हमने जो है कवर करवा दिया। और ये जो 2022 का आज की वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, सम्राट के दैव्य एवं पूर्ण अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया था। तो दैव्य और जो पूर्ण अधिकार होता है वो क्या होता है, सबसे पहली बात यही समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो सम्राट हुआ करते थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपनी जनता को ये दिखाते थे कि हमें जो है देवताओं ने, भगवान ने खुद भेजा है यहाँ पर धरती पर शासन करने के लिए। जनता को ये दिखाया जाता था, यानी कि वो ये दिखाते थे कि हम जो है कोई आम इंसान नहीं है, हम सबसे अलग हैं। हमारे अंदर जो एक सुपर पावर जो है ना, मतलब गाइड करने की, नेतृत्व करने की, या फिर ये कही जा सकती है जो दैवीय जो शक्ति है वो हमारे अंदर, और ये जो शक्ति भगवान ने हमारे अंदर डाली हुई भेजी है। तो इससे जो जनता है उसका विरोध नहीं करेगी उस महाराजा का या सम्राट का। तो ये जो साबित है वो करते थे, अपने आप को देवतुल्य बताते थे कई बार। तो इस जो ये सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत जो यूज़ करते थे, इसका खंडन किसने किया? पहला ऑप्शन है रूसो ने, दूसरा मॉन्टेस्क्यू ने, तीसरा जॉन लॉक ने, और तीसरा है वॉटरलू जो है इसने। तो देखिए इसका आंसर करेक्ट होगा हमारा जॉन लॉक ने। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया कवर। और ये फर्स्ट ये जो क्वेश्चन था इस वीडियो का, ये कवर होता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर मैचिंग दी गई है और हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ठीक है इस तरीके से। तो देख लेते हैं फटाफट। हमारे यहाँ पर ये पार्टीज दी गई हैं इस साइड, और इस साइड जो है इनकी जो संगठन वगैरह है, किस टाइप की पार्टी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला हमें दे रखा है राष्ट्रीय लोकदल। तो जो राष्ट्रीय लोकदल है वो किस तरह की पार्टी है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप, ये जो पार्टी है आपकी, ये राज्य दल है, यानी कि एक राज्य की पार्टी राज्य दल है। ये राष्ट्र जो पार्टी है वो नहीं, आपको ध्यान देना। तो फर्स्ट का हमारा यहाँ पर डी होता है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी। आपको पता है बीजेपी जो है एनडीए के साथ है और वर्तमान में बीजेपी का शासन है। तो बीजेपी जो है, एनडीए जो गठबंधन है उसका जो नेतृत्व कौन करता है? बीजेपी करता है। और एनडीए जो पार्टी है उसको क्या कहा जाता है? उसको, उसका जो पूर्ण रूप है उसका नाम है आपका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो ये हमारा जो ये यहाँ से ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये अब कांग्रेस पार्टी आपका यूपीए जो है उस गठबंधन का नेतृत्व करती है, और उसे कहा जाता है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक। तो ये हमारा जो है कांग्रेस पार्टी का हो जाएगा। अब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो भी मार्क्सवादी यहाँ पर लिखा गया है। तो ये जो पार्टी है ये वाम मोर्चा, यानी कि लेफ्ट फ्रंट, जो फ्रंट है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये हमारा कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए जो आपका जो ये राष्ट्रीय लोक दल है, इसकी स्थापना किसने की थी? राष्ट्रीय लोक दल पार्टी की स्थापना की थी चौधरी अजित सिंह ने। बस इतना ही जानिए, बहुत काफ़ी है। अब बीजेपी के बारे में देखते हैं। तो 1980 में जो बीजेपी पार्टी है उसकी जो है स्थापना हुई थी 1980 में, और वर्तमान में शासन करने वाली सबसे बड़ी पार्टी जो हमारी ये बीजेपी है। और ये कौन सा गठबंधन है आपको ध्यान रखना है? राजनीतिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है। ये हो गया बीजेपी। और ये हमेशा जो आपको ध्यान रखना है, जब ये स्टार्टिंग बनी थी तो इसमें जो एक ये था कि हम जो है हिंदू जो राष्ट्रवादी जो पद वगैरह है उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, ये भाजपा का एम था। तो ये भी ध्यान रखना है आपको इसका। और ये एक दक्षिणपंथी पार्टी है। अब देखो कांग्रेस पार्टी के बारे में देखते हैं। तो कांग्रेस पार्टी से कई बार काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और शुरुआत की पार्टी थी हमारी ये। तो देखिए कांग्रेस पार्टी जो है
ये कब बनी आपको ध्यान रखना है, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। 1885 में स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी, बॉम्बे में हुई थी, ठीक है। अब जो 1885 में भी दिसंबर में हुई थी इसकी स्थापना, बॉम्बे में हुई थी, ध्यान रखना आपको। और इसका जो नेतृत्व है किसने किया था, यानी कि इसकी स्थापना किसने की थी, एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया था। उनका नाम A.O. ह्यूम है, आपको ध्यान रखना है। और अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है तो बाद में दादा भाई जो नौरोजी थे उन्होंने किया था। तो ये दोनों आपको जो है ध्यान रखने हैं, ये नेतृत्व किया था इनके द्वारा। अब देखिए, ये जो हमारे जो ये CPI पार्टी कही जाती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, CPIM डिनोट करते हैं इसको। तो ये जो है 31 अक्टूबर जो 1964 है उसमें जो है इसका निर्माण हुआ था, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। तो अब जो है इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है 4th वाला, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि खर्च योग्य व्यक्तिक आय बराबर होती है। तो खर्च योग्य जो व्यक्तिक आय है, यानी कि डिस्पोजेबल जो हमारी इनकम होती है, पर्सनल इनकम, ये वो जो है किसके इक्वल होती है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं। तो ये जो डिस्पोजेबल जो हमारी पर्सनल इनकम होती है क्या है, हिंदी में तो साफ साफ थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ रहा है, खर्च योग्य व्यक्तिक आय। और इकोनॉमिक्स की भी जो मैराथन है वो करवाई जाती है, वो देखिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके। खर्च योग्य व्यक्तिक आय, यानी कि जो आय क्या है, खर्च के लिए है। हम जिस आय को खर्च करते हैं अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए, जिसमें हमारा भोजन, कपड़े वगैरह आ जाते हैं, यानी कि आपको जो इनकम जो आपकी है उसमें से जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं, जितने भी कर वगैरह हैं, अगर हम उसे हटा देते हैं तो वो जो आय बनती है उस आय को कहा जाता है खर्च योग्य व्यक्तिक आय। यानी कि एक व्यक्ति की जो आय है वो भी कौन सी वाली, जो टैक्सेस वगैरह या फिर जो भी अतिरिक्त कर लग रहे हैं उसकी इनकम पर, उन्हें हटाने के बाद जो आय बचती है जिसका वो यूज़ करता है अपने ऊपर खर्च करने के लिए, उस आय को, उस इनकम को कहा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, आप टीचिंग का ही लेके चलते हैं, तो टीचर की जो इनकम होती है वो कैसे मिलती है गवर्नमेंट में, उनके टैक्सेस वगैरह कट करके मिलती है, ठीक है, या फिर टैक्सेस वगैरह कट करवाए जाते हैं। तो वो टैक्सेस वगैरह कट करने के बाद जो इनकम है वो उनकी खर्च होकर इनकम हो जाएगी। तो ये जो है इस तरीके से एग्जाम्पल दिया है, उसे याद कर सकते हैं। तो ये क्या होगी, यानी कि एक व्यक्ति की आय, इसे हम व्यक्तिगत आय भी कह सकते हैं या फिर व्यक्तिक आय। तो व्यक्तिक आय में से जब हम क्या कर देंगे, जो प्रत्यक्ष कर हैं उनको हटा देंगे, व्यक्तिक के जो प्रत्यक्ष कर हैं उन्हें हटा देंगे, तो वो हमारी क्या होगी, ये खर्च योग्य व्यक्तिक आय होगी। अब प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो डायरेक्ट जो टैक्सेस लगते हैं, यानी कि जो हमें दिखते हैं, यानी कि कर लग रहा है, हमारी इनकम पर कर लग रहा है किसी प्रकार का, तो वो हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई ये जो टैक्स है वो हमें चुकाना है, और इस टैक्स को कोई और व्यक्ति नहीं चुकाएगा, वो आप खुद ही चुकाएंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है ये भी ध्यान रखिए आप। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि टैक्स इसके अंदर इंक्लूड है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल बिस्किट की एक फैक्ट्री है, कंपनी है, तो वो बिस्किट का उत्पादन करती है, और वो बिस्किट अभी मार्केट में 20 रुपये का है, ठीक है। तो वो जो बिस्किट है, अब मानिए उसने 10 रुपये का बनाकर भेजा, फिर आगे टैक्स जुड़े उसके ऊपर, और फिर इस तरीके से वो हमारे पास पहुंच रहा है, तो वो सारे टैक्स इंक्लूड करके हमें जो है वो 20 रुपये में बेचा जा रहा है। तो वो जो है हमें नहीं पता होता है कि वो टैक्स उनके ऊपर लगे हुए हैं। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमसे ले रहे हैं, यानी कि जो खर्चा उन्होंने किया है उस खर्चे को वो हमसे ले रही है इनडायरेक्ट रूप में। यानी कि इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष कर, उसमें जो है जो भुगतान करने वाला होता है वो स्वयं नहीं होता है, दूसरों से लिया जाता है, इनडायरेक्ट तरीके से लिया जाता है, तो इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तो ये मैंने सिंपली यहाँ पर बता दिया कि अगर क्वेश्चन आए तो आप कवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया, निर्वाचक गण जो है वो कौन होता है। तो निर्वाचक गण आपको पता होगा, इसमें जो है निर्वाचक गण का यहाँ पर मतलब है मतदाता से। तो जो मतदाता है वो कौन होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए, मतदाताओं की संस्था या समूह। दूसरा दे रखा है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। तीसरा है संसद के नामजद सदस्य। चौथा ऑप्शन है चुनाव में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। तो देखो, अगर आप खुद भी अगर ध्यान दे हो तो इसमें आपको पता चल रहा है कि तीनों के तीनों जो ऑप्शन है इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं या फिर जो चुने हुए होते हैं सदस्य, तो वो चुने हुए जो सदस्य हैं, जो प्रतिनिधि, वो मतदाता में नहीं आते। मतदाता कौन होता है, जो खुद जाकर वोट देकर आता है। हम सभी मतदाता हैं। द बॉडी ऑफ वोटर्स,
ये जो है मतदाता है, यानी कि मतदाताओं की जो संस्था है या फिर समूह है, यानी कि हम सभी जो हैं मतदाता होते हैं। तो निर्वाचक गण कौन होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन तो एक जैसे हैं ना, तो इन्हें तो हम हटा ही सकते हैं। तो एक बच गया हमारा। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। जब आप जो है हटाना सीख जाएंगे ना, तब आप अच्छे से जो है कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हमारे क्वेश्चन कहाँ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है 145 वाला। हमसे पूछा गया है यहाँ पर 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद में बाधक समझी जाने वाली जो शक्तियां थी वो कौन सी थी। तो बाधक समझे जाने वाली यूरोप में जो राष्ट्रवाद है फ्रांसीसी क्रांति के लगभग पास में ही स्टार्ट हो गया था। तो पहला यहाँ पे हब्सबर्ग राजशाही, दूसरा बौद्धिक जो वर्ग है, तीसरा यहाँ पर है ओटोमन राजशाही और चौथा यहाँ पर है श्रमिक वर्ग। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था, वो जो राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी में हुआ था, उसमें बाधा किसको समझा जाता था। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और आपका जो यहाँ पर जो ओटोमन राजशाही है वो जिसे हम तुर्की भी कहते हैं, तो ये भी हो जाएगा। तो हमारा ए और सी दोनों करेक्ट है। तो इसका अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये जब आप यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर समझाने बैठूंगी तो। आगे देखो, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर, दो दलीय पद्धति बेहतर है क्योंकि। द्विदलीय पद्धति या फिर दो दलीय पद्धति जिसे हम टू पार्टी सिस्टम कहते हैं, वो क्यों अच्छी है दूसरी उससे। ठीक है, तो इस अभी हम यहाँ पर पार्टी जो सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, समझ लेते हैं। देखो एक पार्टी सिस्टम क्या होता है, जैसे हम एक दलीय पद्धति कहते हैं। तो ये जो एक दलीय पद्धति होती है उसमें क्या होता है, उसमें केवल देश में एक ही पार्टी होती है और उसी से चुनकर जो है सदस्य जो है जो चुनाव जीत कर आता है। जैसे कि अगर एक दलीय पार्टी में हम चीन का एग्जांपल ले सकते हैं, चीन में एक दलीय पार्टी है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पार्टी जो होती है उसी के अलग अलग सदस्य खड़े होते हैं और इनमें से ही जो है जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाता है। यानी कि चाहे कुछ भी हो, सदस्य अलग अलग हो सकते हैं, प्रतिनिधि अलग अलग हो सकते हैं, पर वहाँ पर क्या है, जीतेगा कौन, वही पार्टी जीतेगी। यानी कि अगर चाहे तुम इसको जिता लो, चाहे तुम इसको जिता लो, चाहे तुम इसको जिता लो, पार्टी एक ही तो जीत रही है। ठीक है, तो हम पार्टी को ध्यान में देकर करते हैं। तो एक दलीय पार्टी तो किसी तरीके से ठीक नहीं है, यानी कि पार्टी जो है वो जो चाहेगी वही होगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना। तो चीन में एक दलीय पार्टी है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो द्विदलीय पार्टी क्या होती है, द्विदलीय जिसमें दो दल होते हैं। यानी कि जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन में दो दल हैं, यानी कि जो दो पार्टी होंगी, एक ये है और एक ये है, इसी में से जो चुनकर जो सरकार आती है, इन दोनों में से कोई एक जो सरकार चुनकर आती है, तो द्विदलीय पार्टी वो होती है। और जो बहुदलीय पार्टी जैसे कि भारत है, वो उसका एग्जाम्पल इसके लिए बता रही हूँ कि एग्जाम्पल पूछे भी जाते हैं। ये आपकी 10th क्लास का जो चैप्टर पार्टी वाला सिस्टम है उसमें से पूछा गया। तो जो आपका बहुदलीय पार्टी होती है उसमें जैसे भारत, उसमें कितनी सारी पार्टीज़ हैं हमारी। तो जो राष्ट्र में देखें, जो राष्ट्रीय दल जो है बहुत सारे हैं, राज्य में तो और भी सारे हैं। तो ये बहुत सारी पार्टीज़ हैं और उन्हें आपको ध्यान रखना है कि भारत में कितनी राष्ट्रीय दल पार्टी। मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ कि भारत में वर्तमान में टोटल राष्ट्रीय दल पार्टी कितनी हो गई है, नेशनल पार्टीज़ कितनी हो चुकी हैं। ठीक है, आप देखो दो दलीय जो पद्धति है वो क्यों अच्छी है। पहला ऑप्शन है वह कैबिनेट को निरंकुश अधिकार देती है। अब कैबिनेट को निरंकुश अधिकार देगी तो क्या वो अच्छी रहेगी, यानी कि कैबिनेट जो चाहे वो करे, तो इसका मतलब तानाशाही हो रही है यहाँ पर। ये तो बिल्कुल नेगेटिव जो आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा। अगर हमें कुछ नहीं भी पता तो नेगेटिव आंसर हुआ ना। अब सेकंड देखो, वह विरोधी दल को शासन की गैर जिम्मेदार आलोचना करने का मौका देती है। यानी कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हमारे मान लीजिए एक दलीय व्यवस्था है, यानी कि एक पार्टी है अगर देश में, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी वहाँ पर विपक्षी दल नहीं होगा, अपोजिशन में कोई पार्टी नहीं होगी। इसका मतलब जनता को कोई पार्टी ये बताने वाली नहीं है कि ये जो पार्टी काम कर रही है वर्तमान में, एक पार्टी गलत काम कर रही है। ठीक है, अगर इसका मतलब तो ये हो गया ना, तानाशाही हो जाएगी, वो पार्टी जो चाहेगी वो ही निर्णय लेगी, ये हो जाएगा इसका मतलब। तो अगर एक दलीय पार्टी होगी तो अब जो द्विदलीय पार्टी है, यानी कि दो दल है अगर किसी देश में, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर अपोजिशनल पार्टी है, यानी कि विपक्षी दल है। विपक्षी दल का कार्य ये होता है कि वो क्या करता है, आलोचना करता है। ठीक है, जो भी सरकार है वर्तमान में उसकी आलोचना करता है, उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसे सामने लेकर आता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं।
तीसरा यहाँ पर देखा, वह शासन में सहजता से बदलाव लाने को संभव बनाती है, यानी कि शासन में बहुत जल्द बदलाव ला देगी, ऐसे तो कुछ नहीं है। इसका मतलब अगर हम उस पार्टी को जिता देंगे, दूसरी पार्टी को जो अभी सत्ता में नहीं, विपक्षी दल को, तो क्या वो बहुत जल्दी शासन में बदलाव ला देगी? नहीं, ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते, वो तो पार्टी पर निर्भर करता है ना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखो, अब अगला हमारा ऑप्शन है, वह मिलीजुली सरकार बनाने में अग्रता प्रदान करती है, यानी कि मिलीजुली यानी कि गठबंधन सरकार बनाने में, गठबंधन सरकार, ये हमारा इतना जो है अच्छा पॉइंट नहीं है। हमारा पॉइंट ये जो है हमारा सेकंड वाला, यही इसका जो एक तरीके से जो महत्व है वो दिखा रहा है दो दलीय पद्धति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, लैंगिक विभाजन से हमारा अभिप्राय है। जो जेंडर डिवीज़न होता है वो आपने अगर नॉर्मल भी अगर आपने सीडीपी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो ये जेंडर डिवीज़न है ये क्या होता है। तो देखो, लैंगिक विभाजन, एक तो हमारा जो सेक्स होता है, ठीक है, और एक हमारा जेंडर होता है, आपको पता होगा। तो जो सेक्स होता है आपको ध्यान रखना है, वो जो है वो हमारा जो है हमारा बायोलॉजिकल होता है, यानी कि जैविक होता है, हमारे हाथ में नहीं होता है। यानी कि अगर आपने देखा होगा, आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें सेक्स लिखा होता है मेल या फीमेल, तो इसका मतलब वो क्या है, हमारा बायोलॉजिकल है। उसे जो है समाज ने जो डिसाइड नहीं किया, पर उस सेक्स के अकॉर्डिंग जो है जब जेंडर में भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया जाता है, यानी कि तुम लड़की हो, तुम जो हो बाहर नहीं जा सकती हो 7 बजे के बाहर, तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते हो, तुम लड़के हो, तुम चूड़ी नहीं पहन सकते हो, ठीक है, तुम जो हो जो लड़की होते हो बहादुर होते हैं। तो ये जो डिवीज़न किया जा रहा है, या फिर ये जो है लड़के जो हैं वो तो बाहर पढ़ने जा सकते हैं पर तुम नहीं जा सकती, लड़के बाहर नौकरी करने जा सकते पर तुम लड़की हो, तुम नहीं जा सकती। तो ये जो है किसने बनाया? ये जो है ये समाज ने बनाया है। तो जेंडर जो है समाज जो है वो डिसाइड करता है। तो आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा। अब देखिए, पहला ऑप्शन है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। तो समाज के द्वारा जब स्त्री और पुरुषों को, यानी कि मेल और फीमेल के बीच में जो भूमिकाएं हैं, जो उनके काम हैं, उन्हें बांट दिया जाता है कि लड़के का ये काम है, लड़की का ये काम है, लड़के का ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, लड़की का ऐसा बिहेवियर होना चाहिए। यही तो डिवीज़न है ना, जेंडर डिवीज़न। तो ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। अब बालक यानी कि जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो देखना, ऐसा ये तो हमारा डिवीज़न नहीं होगा ना, जेंडर, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखो, तीसरा है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। जैविक अंतर तो हमारा जो सेक्स है वो डिसाइड करता है ना। अब देखो, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, अगर उसमें महिलाओं को जो है मतदान का अधिकार नहीं मिलना, तो इसमें भी जो है हमारे यहाँ पर जो है जेंडर डिवीज़न हो रहा है। पर अगर सटीक इसकी परिभाषा की बात की जाए, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ मुझे जेंडर डिवीज़न होता क्या, तो आप अगर ये कहेंगे कि जब वोट देने में महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं होता है तो वो जेंडर डिवीज़न है, ये एक एग्जाम्पल है इसका, पर इसकी डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन करेक्ट जो है वो इसकी फर्स्ट वाली ही है। तो जो बिल्कुल सटीक आंसर होता है, जो ऐसे ऑप्शन लगे आपको कि हाँ भाई ये भी सही है, ये भी सही है, तो बिल्कुल सटीक जो आंसर है वही आपका जो है आंसर की में आता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 148 वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम जो है हमें डिसाइड करना है। पहला यहाँ पर देखा चंपारण सत्याग्रह, दूसरा लखनऊ समझौता, तीसरा खेड़ा सत्याग्रह और चौथा जलियांवाला बाग त्रासदी। तो वो देखते हैं किस तरीके से है। अगर आपको याद हो, लखनऊ जो समझौता है 1916 में हुआ था, तो पहला जो हो जाएगा हमारे यहाँ पर लखनऊ समझौता हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद जो है उसके बाद हमारा जो है 1917 में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो ये हमारा सेकंड हो गया, सेकंड बना लो। अब देखो, खेड़ा सत्याग्रह जो है हमारा चंपारण के जस्ट बाद हुआ था 1918 में, तो ये हमारा खेड़ा सत्याग्रह हो गया। और इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 1919 में हुआ था, जब रोलट एक्ट का जो है विरोध किया गया था, उस समय हुआ था, आपको पता है। तो 1919 में भी डेट एग्जैक्ट आपको पता होनी चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। तो ये घटना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है बार बार। तो अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके बारे में। तो लखनऊ जो समझौता है वो 1916 में हुआ था, और इसके बीच में क्या हुआ था, इसमें जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी और जो भारतीय जो मुस्लिम लीग पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी थी, उन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, उसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। और इसके बीच में क्या हुआ था, जो लीग पार्टी थी उसमें जो है उसे ज़्यादा शक्तियाँ मिल गई थी इस समझौते के बाद, ठीक है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। इसके द्वारा अगर हम कहें तो ये हो सकता है कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं उनके बीच में जो एकता है वो बढ़ गई थी।
तो क्योंकि अगर हम जो मुस्लिम लीग पार्टी है उसे महत्व देंगे तो एकता तो बढ़ेगी ना। अब देखो अगला जो हमारा हुआ था वो हमारा हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो चंपारण सत्याग्रह में जो किसान वर्ग है उसको लेकर महात्मा गांधी ने जो उसकी दुर्दशा हो रही थी, ब्रिटिश जो है अपनी मन मर्जी से जो चाहे वो करवा रहे थे और जो लगान वगैरह वो वसूल रहे थे, तो ज़मीन वगैरह भी जो है उनकी छीन रहे थे, तो उनको लेकर किया गया था। अब देखो खेड़ा सत्याग्रह जो है खेड़ा में हुआ था 1918 में। राजस्व की जो माफ़ी है उसको लेकर किया गया था। जो किसान हैं उनके ऊपर जो राजस्व लगाया गया था उसकी माफ़ी को लेकर करा गया था, यानी कि राजस्व माफ़ कर दो इनका। ये भी जो है गांधी जी के आने के बाद ही हुआ था। जलियांवाला बाग जो त्रासदी है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित प्रारंभिक समाजवादियों में से किसने न्यू हार्मनी नामक सहकारी समुदाय की स्थापना की थी? न्यू हार्मनी नामक जो सहकारी समुदाय है उसकी स्थापना रॉबर्ट ओवेन ने की थी। तो सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको जैसे पूछी जाती है ये बुक किसने लिखी या ये स्थापना किसने की, तो ये आपको अगर याद है तो ही आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर जो है पूछा गया, मैचिंग दी गई है और यहाँ पर हमें जो है एक तरफ जो ज्वालामुखी पर्वत दिए गए हैं और एक तरफ देश या स्थान बताया गया, यानी कि ये जो पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत वो कहाँ पर पाए जाते हैं ये हमसे पूछा गया। तो पूछा नहीं गया, इसमें हमें सुम्मिलित नहीं यानी कौन सा मैच हमारा ठीक नहीं है वो हमें बताना। पहला देखो माउंट जो अंगुग जो है वो जापान बता रखा है, पर जापान में नहीं होता, ये इंडोनेशिया में होता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा और यही पूछा गया था कौन सा इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा देख लो माउंट मेयोन, ये जो है फिलीपींस में होता है, आपको नाम याद रख लेने, ये तो कम से कम याद रखो। और देखो तीसरा जो आपके प्रीवियस ईयर में आ गया वो तो आपको अच्छे से करने ही है। तीसरा देखो माउंट मेरापी, ये जो है इंडोनेशिया में है, ये भी इंडोनेशिया में है। और फोर्थ जो है माउंट कोटोपेक्सी जो है ये हमारा जो इक्वाडोर है उसमें है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा पूरा का पूरा ये जो पेपर है हमारा, देख सकते हैं आप। और ये जो है आपका अभी ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होता है एस्टेट का, और एस्टेट की एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है, उसके लिए अभी जो वीडियो डाली गई थी उससे आप देख लीजिए फटाफट, आपको जो है उससे पता चल जाएगा क्या लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आई है। अब हम मिलते हैं, अगर एस्टेट की आपने सिलेबस वीडियो नहीं देखी तो वो भी देखिए, प्रीवियस जो सीरीज़ है वो देखिए, मैराथन सीरीज़ जो है वो देखिए, बहुत चीज़ें कवर होने वाली हैं आपकी। और एस्टेट को इस साल हमें क्लियर करना ही करना है। वैकेंसीज जो हैं आपको आएंगी अभी, क्योंकि अभी आपको पता है वोटिंग का टाइम चल रहा है, वोट आने वाले हैं और वोट के चक्कर में वैकेंसीज तो आएंगी। अपना पहले से प्रिपेयर होकर बैठिए। अब जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ साथ में एक छोटी सी प्यारी सी कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आपको बेकार लगी है वीडियो तो ये भी बता सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।